ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन को शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब है, पॉपुलेशन कंपोजिशन से हम क्या समझते हैं। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। इंडिया क्या है कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है पॉपुलेशन में। 2001 की जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 1028 मिलियन, यानी कि 100 करोड़ के आसपास थी इंडिया की पॉपुलेशन कब 2001 की। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो याद रखना कभी आपको पॉपुलेशन को शुरू करना होगा तो कुछ डेटा लिखने पड़ते हैं आंसर को शुरू करने से पहले, तो ये डेटा है। ठीक है, क्या समझे हम इससे कि इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है जस्ट आफ्टर चाइना। ठीक है, इसके बाद इंडियाज पॉपुलेशन इज़ लार्जर देन पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन, साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को साथ में मिला दें तब भी इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, इनसे काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके बाद इट इज़ आर्ग्यूड दैट सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिबली पुट प्रेशर ऑन इट लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर जो है वो तो लिमिटेड है, पहले भी इतना ही था आज भी इतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, रिवर के किनारे या मतलब जहाँ पर भी पानी का रिसोर्सेज है उसके किनारे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसके वजह से क्या होगा कि रिवर की जो क्वालिटी है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इतना हम समझ सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या पड़ता है, लार्ज पॉपुलेशन का काफ़ी असर पड़ता है। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, लार्जर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, कुछ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती है। ओके, इतने समझ गए। ये क्या था, इंट्रोडक्शन था हमारा पॉपुलेशन के बारे में, जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन डेटा। भाई हम लोग जब बताते हैं कंट्री की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, 130 करोड़ है या अभी 136 करोड़ हो चुकी है, तो हम कैसे बताते हैं, हम बताते हैं बाय द सेंसस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 10 साल में क्या निकालती है, सेंसस निकालती है। ठीक है, उस सेंसस की मदद से हम बता पाते हैं कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितना मैन और फीमेल का रेशियो है। ठीक है, मैन कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। चाइल्ड कितने हैं, ठीक है ना, ओल्ड पीपल कितने हैं, जितनी भी पॉपुलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सब हमें कहाँ मिल जाती है, सेंसस में मिल जाती है। ओके, इसके बाद हमारा जो पहला सेंसस था वो कंडक्ट किया गया था 1872 में। कब, 1872 में। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा ये डेटास वगैरह। ओके, तो 1872 में क्या हुआ था कि पहला सेंसस कंडक्ट किया गया था। ठीक है, बट एक कंप्लीट सेंसस ये कंप्लीट नहीं हुआ था 1872 वाला, जो 1881 वाला है सेंसस वो कंप्लीट था। ठीक है, वो कब कंडक्ट किया गया था हमारा, 1881 में। ठीक है, कंप्लीट सेंसस हमारा कंडक्ट किया गया था 1881 में, बट जो पहला सेंसस था वो कंडक्ट किया गया था 1872 में। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये कंफ्यूजिंग है थोड़े से। 1872 क्या है फर्स्ट सेंसस, बट 1881 क्या हमारा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हमारा 1881 में आया था। ओके, आफ्टर दिस हमारा नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है ना, कहाँ कितने लोग रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, कहाँ ज़्यादा रहते हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि इंडिया हैज़ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो है वो काफ़ी क्या है, अनइवन है। ठीक है, अब अनइवन कैसे, कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है बहुत, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अनइवन पैटर्न हुआ कि हमें एक कंटिन्यूस पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा कि हर जगह समान पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके बाद इन आर कंट्री उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा एक स्टेट है जो इसकी पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र सेकंड नंबर में, फिर आता है बिहार तीसरे नंबर में, फिर आता है वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे, फिर आता है आंध्र प्रदेश। ओके, ये एनसीईआरटी के डेटा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गिवन है। थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है ओरिजिनली में, बट मोटा मोटा सेम रहेगा, तो इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है। ओके, इतना तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से कि ये क्या है हमारा करेक्ट एक पॉपुलेशन का हमारा ट्रेंड है। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर क्या है आंध्र प्रदेश। ओके, इसके बाद क्या है कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विथ तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश और राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, इन सबको जब हम साथ में मिलाते हैं तो हमारी कंट्री की 76% यहीं से बन जाती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं। ठीक है ना, बट उन 28 स्टेट्स में भी
क्या है कि इन स्टेट्स की पॉपुलेशन, खाली इतने स्टेट की पॉपुलेशन ही अकेले कितनी है, 76% है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। इसके बाद शेयर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी स्मॉल इन द स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि स्टेट बहुत बड़ा है वो, ठीक है ना, एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। कितनी है, 0.98 पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ओके, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, कितनी है, 0.11% है। ओके, कि इसका भी एरिया बहुत बड़ा है। वैसे ही जो उत्तरांचल है, जो आप उत्तराखंड बोलते हैं हम, ठीक है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन कितनी है, 0.83% है। ओके, जबकि एरिया क्या है उत्तराखंड का भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। स्पाइट ऑफ दीज स्टेट हैविंग फेयरली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल एरिया क्या है, बड़ा है, बट इनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हुआ हमारा, कि जो हम शुरुआत में बोले थे ना कि अनइवन पैटर्न है पॉपुलेशन का, ये उसी का एग्जांपल है। ओके, कि कहीं पे एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट कहीं पे क्या है कि एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। ओके, इसके बाद uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical and social economic and historical factor। जो ये uneven हमारा population का distribution होता है ना, तो ये population distribution के पीछे क्या है कि कुछ ना कुछ आपके relations होंगे, ठीक है, किसी जगह के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन का रिलेशन होगा किसके साथ, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, कि कहीं का फिजिकल इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी क्या होगी, काफ़ी अच्छी होगी। किसका रिलेशन, पॉपुलेशन और फिजिकल का। ओके, इसके बाद सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे कहीं पे जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी क्या है, एक रीज़न होता है किसका, पॉपुलेशन का। ठीक है, हिस्टोरिक फैक्टर भी हो सकता है कि वहाँ पे हिस्टोरिकल मतलब पहले से ही लोग रहते थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कोई टाउन था वहाँ पे, कोई फोर्ट वगैरह था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, पहले से ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, कि कहीं पे पॉपुलेशन कम है या कहीं पे ज़्यादा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता ही होता है। ओके, इसके बाद वी ऑब्जर्व दैट नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन है, डेल्टास है, ठीक है, या कोस्टल प्लेन जो है हमारी कंट्री के, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन हो गए जो काफ़ी फर्टाइल वगैरह है, या जो कोस्टल प्लेन है जो भी फर्टाइल होते हैं, ठीक है, या डेल्टा वगैरह जो हो गए, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न, जो सदर्न हमारा इंडिया है उसके जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, या जो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स है, या हिमालय जो है, उसके कंपेरिजन में क्या है कि जो हमारा प्लेन हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, हमारा कोस्टल प्लेन हो गया या डेल्टा हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना किसके कंपैरिजन में, सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट, हिमालय, कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, ठीक है, जो सेवन सिस्टर्स हैं, या वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न में यानी कि गुजरात और राजस्थान की बात कर रहा है, उनकी कंपैरिजन में जो हमारे नॉर्थ के प्लेन वगैरह है ना, या डेल्टास हैं, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा भैया, सीधी सी बात है, यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है, डेल्टा में एग्रीकल्चर अच्छा होता है, इकोनॉमी अच्छी होती है, वहाँ पे जो प्लेन वगैरह है वहाँ पे खेती अच्छी होती है, यहाँ खेती अच्छी होगी, पानी होगा, वहीं तो पॉपुलेशन रहेगी ना। ओके, होप कि समझ गए हो। इसके बाद हाउ वेयर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, जो डेवलपमेंट हुआ था इरिगेशन का राजस्थान में, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन झारखंड, जो झारखंड में मिनरल रिसोर्सेज मिले थे, और जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा पेनिनसुला स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, उसके वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर भी पॉपुलेशन, जहाँ पे पहले नहीं थी अच्छी पॉपुलेशन, वहाँ पर भी अब क्या हो गई है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ओके, कि यहाँ पे हमें कुछ और रीज़न भी मिले, क्या मिले, राजस्थान में इरिगेशन का रीज़न, और झारखंड में मिनरल का रीजन, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहाँ पे, पेनिनसुला स्टेट्स में। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके वजह से जहाँ पे पहले पॉपुलेशन नहीं थी वहाँ पर भी पॉपुलेशन अब आ चुकी है। ओके, होप कि समझ गए हो इसको। आफ्टर दिस, अमंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिक फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट वन आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, जब हम कहीं पे पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को हटा दें, तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ना वहाँ पे, तो वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं पे पॉपुलेशन के होने का। ओके, इसके बाद इट इज़ ऑब्जर्व दैट रीजन फॉलिंग इन द रिवर प्लेन, जो रीजन हमारे रिवर प्लेन के पास होते हैं, एंड द कोस्टल एरियाज हैव रिमेन द रीजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। ऑब्वियस ही बात है, जो हमारे जो रिवर प्लेन्स होंगे या जो हमारे कोस्टल एरियाज होंगे, यहाँ पे खेती वगैरह अच्छी होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेचुरली पॉपुलेशन क्या है, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसके बाद जो अर्बन रीजन्स हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, पुणे है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, जयपुर है, ठीक है, हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या कि नेचुरली ही हमारी हाई कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की, किसके वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से। यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज़, किसी ना किसी तरीके की पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके का पर्टिकुलर बिजनेस होता है यहाँ पे, उसके वजह से क्या है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन पहले से रिसाइड करती है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन ड्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल
अर्बन माइग्रेंट, ठीक है। जो अर्बनाइजेशन है उस वो भी क्या है कि एक मेन रीजन है रूरल अर्बन माइग्रेंट का, कि गांव से जो माइग्रेंट्स हैं लोग हैं वो शहर में क्या होते हैं, माइग्रेट होके आते हैं अर्बन एरियाज़ में। क्यों? अच्छी लाइफ के लिए या अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, होप कि इतना समझ गए। इसके बाद ये मैप है हमारा, ये हमारा प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, गंगा रिवर का प्लेन वगैरह हो गया। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पूरे एरिया में क्या है, फर्टाइल लैंड वगैरह है, तो यहाँ पे खेती वगैरह अच्छी होती है, जिसकी वजह से नेचुरली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। या जो कोस्टल एरिया है, जैसे ये केरला का कोस्टल हो गया, तमिलनाडु का कोस्टल हो गया, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का कोस्टल, कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, गुजरात का, यहाँ पे क्या है, कोस्टल एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी रिसाइड करती है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम ये हिमालयन स्टेट को देखेंगे, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी कम है, या इंटीरियर स्टेट में क्या है, बाकियों के मुकाबले पॉपुलेशन कम है, ठीक है। यही हमने ऑब्जर्व किया है और हमने इसी को बताने की कोशिश करी है हमारे इस टॉपिक के अंदर। ओके, होप कि आप समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या होता है कि हम डेंसिटी को कैसे देखते हैं भैया, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं, ठीक है ना, पर्सन पर यूनिट स्क्वायर एरिया, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करता है हमारा, इट हेल्प इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड, ठीक है। जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, हमें एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है पॉपुलेशन का इन रिलेशन टू लैंड, की एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, लैंड एरिया के मुकाबले कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पे। ओके, तो डेंसिटी का मतलब यही है। ओके, इसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का डेटा है। ओके, ये क्या है, 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और 2001 में ही हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो पहले तो बांग्लादेश आ गया, ठीक है। बांग्लादेश की कितनी थी, 849 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी है बांग्लादेश की। ओके, फिर है जापान, ठीक है, 334। अगर हम बांग्लादेश और जापान और इंडिया को कंपेयर करें ना 2001 के अकॉर्डिंग, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि इनमें से किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू 2001, ठीक है, तो पहले में आएगा आपका बांग्लादेश, दूसरे में आएगा आपका ये जापान, फिर तीसरे में आएगा आपका क्या, इंडिया। ओके, तो ये डेटा ऐसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट याद रखना कि 2001 का डेटा है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो मैं हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी जापान से आगे निकल चुकी है, ठीक है। ओके, तो 2001 के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बांग्लादेश और जापान से पीछे है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंक्रीज ऑफ अबाउट 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर। पिछले 50 सालों में हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हो गए, ठीक है। इसको हम डेटा की मदद से समझते हैं कि 1951 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 117 पर्सन, ठीक है। 1951 की बात करते हैं तो उस समय खाली 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हुआ करते थे। बट वहीं पर ही 2001 की बात करेंगे जो 313 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो चुके हैं। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि करीबन 200 पर्सेंट्स क्या हो गए हैं कि हमारे इंक्रीज हो गए हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पर बहुत कम है, कितनी है, 13 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने, 13 पर्सन्स। ओके, बट इसके मुकाबले पे जो हमारा दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वहाँ पे कितने हैं, 9340 पर्सन रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। सोच लो कि खाली 1 किलोमीटर स्क्वायर में 9340 पर्सन, जो अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं पहले के मुकाबले। उसके मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, खाली 13 पर्सन्स। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है पॉपुलेशन डेंसिटी का। होप कितने समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नदर्न इंडियन स्टेट की बात करते हैं तो 2001 के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कितनी थी, 903 स्क्वायर किलोमीटर हमारी वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन डेंसिटी थी। बिहार की 880, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 690, ठीक है ना, हैव हायर डेंसिटी। बट अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो मैं बिहार हमारा आगे निकल चुका है, ठीक है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। ओके, ये 2001 के अकॉर्डिंग है सारे के सारे डेटास, यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, वाइल केरला के अंदर 819 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि केरला की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। ओके, किससे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश से। ऑन द अदर हैंड तमिलनाडु की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 480। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दे रखी है कुछ स्टेट के डेटा वगैरह, वो एक बार याद करना जरूरी हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है ना। ये इस चैप्टर में डेटास काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन डेटास हैं इसके अंदर, तो डेटास तो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, टू गेट अ बेटर इंसाइट ऑफ ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड, the physiological and agriculture densities should be found out
विच आर सिग्निफिकेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया हैविंग लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं ना, जैसे आप सोचोगे एक कंट्री है जिसके पास बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उस बहुत बड़ा एरिया में जो एरिया उसका वो खाली रेगिस्तान है, मतलब वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। आपकी पॉपुलेशन खाली यहाँ रहती है, आपके पास बहुत बड़ी कंट्री तो है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन जो एरिया है ना आपका वो क्या है, अनफर्टाइल है, मतलब किसी काम का नहीं है। ओके, जैसे कि हम सपोज करो कि हम लोग ज़मीन कहाँ लेते हैं भैया, ज़मीन वहाँ लेते हैं जहाँ फर्टाइल लैंड होगा, ठीक है, जहाँ पर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। बट राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर रेत वगैरह ही है खाली, उन रेत में तो कोई ज़मीन नहीं लेता ना, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कि रेत को कोई नहीं खरीदता है, ठीक है ना। लोग किसको खरीदते हैं, उस जगह को खरीदते हैं जहाँ पे फर्टिलिटी होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यही बात करते हैं कि अगर आप कंट्री के एरिया की बात करते हैं ना, तो आप उस एरिया की बात करें जो एग्रीकल्चरली फिट है। और अगर हम एग्रीकल्चर एरिया की बात करें ना कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, तो इंडिया उसमें टॉप 1 में आता है, ठीक है। इंडिया के पास जो ज़मीन है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का सबसे ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास ही है, तभी तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इससे आपको एक काफ़ी अच्छी सोच मिली होगी कि हम कंट्री की पॉपुलेशन को खाली एरिया से नहीं देखते, हमें इसको एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी देखना चाहिए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर पॉपुलेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में कितनी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है उस फील्ड में जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है। अब सपोज करो कि कनाडा जो है ना बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन तो उसकी कहीं कहीं ही है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, ये बहुत बड़े कनाडा में तो रहता नहीं है ना वो, ठीक है। पूरे कनाडा तो मैं तो कनेडियन रहते नहीं हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े लैंड एरिया से कुछ नहीं होता है, ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए, जहाँ ज़मीन उपजाऊ होगी, जहाँ रहने लायक जगह होगी, वहीं पॉपुलेशन रिसाइड करती है, ठीक है। होप कि इतने समझ गए हो आप कि हम लोग एग्रीकल्चर डेंसिटी को या फिजिकोलॉजिकल डेंसिटी को इतना महत्व क्यों देते हैं अपने वहाँ पे। ओके, इतना समझ गए, याद रखना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की डेफिनेशन देख लो, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टीवेटेड एरिया। यहाँ पर पॉपुलेशन को हम टोटल एरिया से नहीं देख रहे हैं, खाली हम किससे देख रहे हैं, नेट कल्टीवेटेड एरिया से, ये याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो डिफरेंस है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चर डेंसिटी में, वो ये है कि हम एग्रीकल्चर डेंसिटी को किससे देखते हैं, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है ना। जो जितना एरिया आपने कल्टीवेटेड कर रखा है उसके ऊपर कितने एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, ठीक है ना, कि कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। इससे हम लोग क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर डेंसिटी देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इंक्लूड कल्टीवेटर, ठीक है, जो कल्टीवेट कर रहे हैं वहाँ पे, जो खोद रहे हैं वगैरह, ठीक है, जुताई उताई कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लॉगिंग वगैरह, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर लेबर्स, जो लेबर वगैरह उसमें इन्वॉल्व है या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है उनको इन्वॉल्व करती है कौन, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। एक बार देखना है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा मैप है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का 2001 का, एक बार इसको भी देख लेना। जैसे आपको ये बीच में डार्क सर्कल दिख रहा है ना, ये जो काला धब्बा, ये जो है दिल्ली को दिखा रहा है, ठीक है, कि बाकी जगहों की पॉपुलेशन देखो और दिल्ली के देखो, ठीक है, कि दिल्ली में छोटी सी जगहों में कितनी सारी पॉपुलेशन रहती है। वहीं पर कोस्टल प्लेस में कुछ कुछ जगहों पर काले धब्बे दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी ह्यूज है, ठीक है। वैसे पौंडीचेरी के पास भी है, दिख नहीं रहा होगा मैप में, लेकिन है, ठीक है। ये क्या पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। भाई ग्रोथ यही तो है ना, कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में लोग कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, याद रखना कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ओके ना। ग्रोथ किस में देखा जाएगा, परसेंटेज में, ठीक है, ये याद रखना। आ सकता है कि ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन, तो क्या होगा आंसर, परसेंटेज, ओके ना। इसके बाद है पॉपुलेशन जो हमारी ग्रोथ होती है वो दो तरीके की होती है, होती है नेचुरल, एक होती है इंड्यूस्ड। समझते हैं इसको, क्या है ये। तो नेचुरल ग्रोथ क्या है, एनालाइज बाय ग्रोथ बर्थ एंड डेथ रेट, कि कितने बच्चे पैदा हुए मैं कितने बच्चे मरे, ये क्या हो गया, हमारा नेचुरल ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस कंपोनेंट का मतलब हो जाता है कि कुछ लोग आपकी कंट्री में आ रहे होंगे या कुछ लोग आपकी कंट्री से बाहर जा रहे होंगे, ऑब्वियसली ऐसा होता है, ठीक है ना, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन। तो इंड्यूस कंपोनेंट हमारा उसी को इन्वॉल्व रखता है यहाँ पे, क्या, कि कितने लोग आ रहे हैं प्लस कितने लोग जा रहे हैं, ये क्या हो गया, इंड्यूस कंपोनेंट। ओके, आफ्टर दिस एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज 2.4%। जो एनुअल ग्रोथ रेट है हमारा कितना है, वो है 2.4%, ठीक है। At this current rate of increase, it is estimated that country's population will be doubled itself in 36 years and even surpass population of China। मतलब इसी करंट रेट में अगर हमारी कंट्री आगे बढ़ते रही तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है कि अगले 36 सालों में डबल हो जाएगी और चाइना को सरपास कर जाएगी। ओके, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड डेटास वगैरह हैं, ये लिखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है ना। कुछ डेटास आपके पास हर एक टॉपिक से होने चाहिए, वैसे हमने सारे ही इंक्लूड कर रखे हैं यहाँ पे, कुछ भी छोड़ा नहीं है।
और ये डेटास ही आपके CUET या MCQs में आते हैं, कुछ बाहर से नहीं आता, इन्हीं को देखना होता है एक बार अच्छे से। ओके, एक बार पढ़ लो अच्छे से, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसके बाद है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। ये क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है। ईजी है कि वो टाइम जिसमें पॉपुलेशन डबल हो जाती है। ठीक है, सपोज करो कि 1950 से लेके आपकी 1960 तक का किसी जगह की पॉपुलेशन पहले 1 थी, यहाँ पर 2 हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। कितने टाइम में डबल हुई? 10 टाइम पे। ठीक है, मतलब 10 ईयर्स में। ओके, तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है? पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। ठीक है, इन इट्स करंट एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स। ओके, होप कि समझ गए उसको। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इंडिया की पॉपुलेशन को 1901 से लेके अभी तक का देखेंगे। इसके अंदर कुछ फेजेस हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है। ठीक है, कभी बीच में पॉपुलेशन में नेगेटिव टाइम भी आया था जब पॉपुलेशन हमारी घटी भी थी, तो वो टाइम क्या था, कैसे क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। The growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by annual birth rate and death rate and rate of migration and thereby shown different trend। ठीक है, जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन चेंज हुई है उसके पीछे क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार है। इसको बर्थ रेट, कितने बच्चे पैदा हुए, दूसरा डेथ रेट कितना है, कम है, ज़्यादा है, माइग्रेशन कितना हो रहा है। ठीक है, कंट्री के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, आपके कुछ रीजन्स है जिनके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आइडेंटिफाई विद दिस पीरियड। ठीक है, हमारे पास कितने NCERT के अकॉर्डिंग कितने 4 पीरियड है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है ना, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये 4 पीरियड कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या हुआ था। तो ये जो 4 पीरियड है इसमें हमारा पहला आता है, पहला जो फेज़ है हमारा, ठीक है, वो होता है हमारा 1901 से 1921 तक का। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। 1901 से लेकर 1921 तक का इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, इस वक्त पे स्टेगनेंट से मतलब क्या होता है कि रुकी हुई। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी, कम नहीं हुई, एकदम स्टेगनेंट ही थी। ठीक है ना, इस पीरियड में। ठीक है, पॉपुलेशन ना बढ़ रही थी ना कम हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था भैया, वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस पीरियड में क्या ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, जैसे कि आपकी मेडिकल सर्विसेज बहुत वीक थी, हेल्थ केयर बहुत कम था, लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट थे। ठीक है ना, जो फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन था ना वो बहुत वीक था इंडिया में, अच्छे से नहीं हुआ था। ठीक है ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ जो फूड का है यहाँ पे कि कहीं पे आज के समय में डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है ना, कहीं पे दाल अच्छी होती है तो जहाँ पे चावल अच्छा है वहाँ तक दाल पहुँच जाती है और वहाँ से चावल ले लेती है। मतलब इस तरीके से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में हो जाता है ना, कहीं भी उगे वो। ठीक है, या दुनिया में कहीं भी उगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, इसके साथ साथ बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती थी लोगों को, मेडिकल सर्विसेज नहीं थी। भैया आज के समय में कितने लोग हॉस्पिटल जाके या आप गोलियां खा के ही जिंदा हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। ठीक है ना, मरने से बच जाते हैं। बट उस समय मेडिकल सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही थी। ठीक है ना, तो इसके वजह से क्या था कि डेथ रेट बहुत हाई था। ठीक है, डेथ रेट क्या था, हाई था, लेकिन वहीं पर ही बर्थ रेट भी हाई था। ठीक है, बच्चे पैदा भी बहुत हो रहे थे और मर भी बहुत रहे थे। ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई था, तो इसी वजह से पॉपुलेशन क्या रही, स्टैग्नेंट रही। ठीक है, और इसी पीरियड में एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1911 से लेकर 1921 ये पहला टाइम था जब पॉपुलेशन क्या रही, नेगेटिव रही। ठीक है ना, माइनस में रही। ठीक है, पॉपुलेशन माइनस में कम रही हमारी 1911 से लेकर 1921 के बीच में पॉपुलेशन हमारी नेगेटिव रही है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है ना, फेज़ 1 समझ गए, 1901 से लेकर 21 तक का हुआ है। इसके बीच में एक टाइम आया है 1911 से लेकर 21 का। ठीक है, जब पॉपुलेशन हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाती है। ठीक है, इस जगह पे पॉपुलेशन क्या है हमारी, स्टेशनरी या स्टेगनेंट है। इसके पीछे के रीजंस क्या है हमारे, मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी वगैरह वगैरह क्या है, इसके पीछे के मेन रीजन है। एक हमारा और रीजन हो जाएगा मेन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड, ये फूड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाता था। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं फेज़ 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है हमारा 1921 से लेके 51 तक का। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या करती है, ग्रोथ करनी शुरू करती है या ग्रोथ करनी दिखाती है हमें डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस समय में थोड़ा बहुत हेल्थ केयर आया इंडिया में, या इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, साफ सुथरी चीज़ें होने लगी। ठीक है ना, हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पे हमारा सुधार देखने को मिला कंट्री के अंदर पे, जिसके वजह से क्या मॉर्टिलिटी रेट क्या है, कम हो गई है। ठीक है, जो हमारी जो मॉर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है जो, वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ओके, इसके वजह से दवाई वगैरह के आने से। इसी समय पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, जब ये रोड वगैरह
इम्प्रूव होते हैं, इसकी वजह से क्या है ना कि जो मूवमेंट है ना गुड्स का वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा मूव करता है। अब जब गुड्स का मूवमेंट होगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी रन करेगी, लोगों के पास जॉब्स आएगी वगैरह वगैरह। तो इस पीरियड में धीरे धीरे ये होने लगा, तो लोगों की लाइफ में धीरे धीरे, ठीक है, बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे सुधार होने लगा, ठीक है, बहुत माइन्यूट लेवल में बट हुआ है, ठीक है। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन हाई, ठीक है, जो बर्थ रेट था हमारा, ठीक है, जो बर्थ रेट, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका रेट क्या था, हाई ही था इस समय भी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन क्या है, बढ़ी भी। अब आप बोलोगे कि उस समय भी तो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी, बर्थ रेट हाई था, बट इस समय पे जो हमारा बर्थ रेट हाई होने के साथ जो डेथ रेट था ना, जो लोग मर रहे हैं, उस समय वो हाई था। इस समय पे पॉपुलेशन का जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, ठीक है। तो डेथ रेट के मुकाबले बर्थ रेट ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर पॉपुलेशन हमारी स्टडी ग्रो कर रही थी, ओके ना। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि ये समय जो था ये वर्ल्ड के अंदर ग्रेट डिप्रेशन का था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि इस समय ये 1920 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम हम लोग जानते हैं, हमारा सारा पैसा ले लिया गया था कंट्री के अंदर का, ठीक है ना। जो हमारी कंट्री थी उसको भी ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट दिया गया था, ठीक है। दुनिया में तबाही मची हुई थी, हर जगह लड़ाई चल रही थी। तो इस पीरियड में क्या हुआ, थोड़ा सा जो ग्रोथ देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा क्या था, इंप्रेसिव था, ओके। ये हमने 2 फेज़ देख लिए, फेज़ 1 और फेज़ 2। इसके बाद देखते हैं फेज़ 3। तो इसके बाद जो फेज़ 3 आता है वो है हमारा 1951 से लेके 1981 तक का। इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी सिर्फ बढ़ी नहीं है, ब्लास्ट हुई है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई कि सोच के देखो, मतलब काफ़ी हैवी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोल रहे हैं ना, तो सोचो कितनी इंक्रीज हुई होगी यहाँ पे पॉपुलेशन, ओके ना। विच वॉज कॉज बाय रैपिड फॉल इन मॉर्टिलिटी रेट, जो मृत्यु दर थी ना वो कम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कम हो गई पहले के मुकाबले। बट अ हाई फर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, देखो बर्थ रेट, फर्टिलिटी हाई का मतलब ये कि बर्थ बहुत ज़्यादा हुए, इसकी कंपेरिजन में डेथ क्या है, बहुत कम है, ठीक है। पहले बहुत लोग मर रहे थे, अब क्या है कि दवाइयों के अच्छे होने से, मेडिकल सर्विसेज अच्छी होने से, जॉब ज़्यादा आने की वजह से क्या हुआ कि डेथ रेट बहुत कम हो गया, वहीं अदर हैंड में बर्थ रेट बढ़ा रहा, ओके। इतने समझ गए। इसके बाद जो एनुअल ग्रोथ रेट थी इस समय पे कितनी थी, 2.2%, बहुत है, ठीक है ना। एनुअल, साल की, ठीक है ना। सपोज करो कि इस साल 100 करोड़, अगले साल 102 करोड़ हो गए, समझ लो ना, बहुत बड़ा होता है ये आंकड़ा, और वो भी हर साल बढ़ रही है, ठीक है ना। इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग, ठीक है। कंटिन्यूस सेंट्रलाइज प्लानिंग करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लानिंग वगैरह हुई है, ठीक है, उनके वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला हमें इकोनॉमी वगैरह में, ठीक है ना। इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, धीरे धीरे लोगों की जो कंडीशंस थी वो अच्छी होने लगी, ठीक है। इस पीरियड में एक और चीज़ हुई है, जो हमारे पास इंटरनेशनल माइग्रेंट है ना, जैसे तिब्बतीन जो है उनने भारत में शरण ली, बांग्लादेश से बहुत लोग भाग के आए, ठीक है ना, नेपालीज वगैरह बहुत आए इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो, ये भी हमारी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, कैसे ये लोग यहाँ पर आके रहने लगे, ओके। कहाँ कहाँ से पॉपुलेशन आई है याद रखना, कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 1951 में पॉपुलेशन कहाँ से इंडिया में आई है, ओके। इसके बाद है फेज़ 4। तो फेज़ 4 क्या है कि ये 1981 आ गया, 1981 से लेके अभी तक का जो टाइम है ना ये फेज़ 4 के अंदर आता है, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन क्या है, मतलब रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रही है, बट क्या है कि ना 1981 तक का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 51 से 81 तक का, वो एक्सप्लोजन था, वैसा वाला नहीं रहा, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पर भी बढ़ी है धीरे धीरे करके, ओके। इसके बाद क्या है, और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट, जो हमारा क्रूड बर्थ रेट है उसमें क्या है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, ठीक है। वॉज दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन मीन एज ऑफ मैरिज, ठीक है ना, अफेक्टेड बाय मीन एज ऑफ मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल इन द कंट्री। इस समय पे जो हमारी पॉपुलेशन जो है ना थोड़ी कंट्रोल में आई है, उसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो क्या है यहाँ पे, कि जो मैरिजेस की एज है ना वो बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल वगैरह है ना वो भी एजुकेटेड हो गई थी, तो एजुकेटेड हो गई तो इसका मतलब है कि मैरिज की एज भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, और वो बढ़ाई दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसके वजह से क्या है ना कि बर्थ रेट में थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिला है कंट्री के अंदर, ओके। होप कि इतने समझ गए हो। इसके बाद है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 10350 मिलियन, यानी कि 135 करोड़ तक का पहुंच जाएगी, कब तक का, 2025 तक का। किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, क्या कि इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ तक का पहुंच जाएगी, कब, 2025 तक का। याद रख लेना, ठीक है ना, जब ये फेजेस वगैरह आप एग्जाम में लिख रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट बनता है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर ये भी आप लिख सकते हो डेटा कि 1035 मिलियन पॉपुलेशन पहुँच सकती है 2025 तक का, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कहा था। और एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं भाई, एमसीक्यूज़ में सीयूईटी में या आपके जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे एमसीक्यूज़ यहीं से बनते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता यहाँ पे, ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो रीजनल वेरिएशन है पॉपुलेशन ग्रोथ में वो देखते हैं, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, कहीं पे कम हुई, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग। तो जो स्टेट्स हैं जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा, ठीक है, ये सदर्न स्टेट है ना हमारे, यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना ये 20% से कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। कब? डिकेडल मतलब कि 10 सालों में, मतलब 10 सालों का जो आंकड़ा होता है ना सेंसस का, कि उसमें कभी भी इनकी पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे केरला की बात भी करेगी, केरला रजिस्टर्ड द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 9.4, ठीक है ना, 9.4 का ग्रोथ रेट रहा था किसका? केरला का सबसे कम। कब? 2001 में। ये याद रखना कि केरला का सबसे कम जो ग्रोथ रेट था कब रहा था, पूछेगा तो कब रहा था? 2001 में रहा था। कितना रहा था? 9.4, ओके ना, सदर्न स्टेट में। वैसे भी कम ही है, ठीक है। अ कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन द सदर्न स्टेट, ठीक है ना। इट इज़ इन दिस बेल्ट कंप्राइजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ग्रोथ रेट वॉज एवरेज 20 to 25%। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, देखो जो पंजाब हो गया आपका, ठीक है ना, हरियाणा हो गया आपका, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे गुजरात आ जाता है नीचे, ठीक है ना, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना, आपका कंपेरेटिवली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई रही है। क्यों? क्योंकि इन रीजन्स में क्या है ना कि आपके पास एग्रीकल्चर के लिए अच्छी आपके पास ज़मीन वगैरह है, तो यहाँ पे खेती वगैरह अच्छी होने से क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा रही है, ठीक है। ऑन एन एवरेज समझ जाओ कि बाकी के जो हमारे जो पहले के स्टेट थे इनके कंपेरिजन में क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा रही है। कितनी? 20 से 25% की, ओके। तो इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमने अभी एग्जांपल लिए जिन स्टेट की, वहाँ पे एजुकेशन क्या है, कम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो सदर्न के स्टेट है वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल में रही है, ओके। इसके बाद एक और डेटा देख लेते हैं। एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ अडोलोसेंस यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट जो शेयर ऑफ अडोलोसेंस दैट इज अप टू द एज ऑफ 10 to 19 ईयर, ठीक है। अडोलोसेंस किसको बोलते हैं भैया? जिनकी एज होती है 10 से 19 साल तक का, ठीक है। ये हमारी कंट्री का 22% है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, बहुत ह्यूज यूथ पॉपुलेशन है। 22% यूथ का होना बहुत बड़ी बात है, वो भी 10 से 19 साल के बीच की, ठीक है ना। अमोंग विच मेल एडोलोसेंस कंस्टिट्यूट 53%, ठीक है। जो मेल एडोलोसेंस है, मेल बच्चों की पॉपुलेशन है वो है 53%। फीमेल एडोलोसेंस कितनी है? 47%। इसको याद रखना, एडोलोसेंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पूछ सकता है आपसे, तो ये डेटा वगैरह याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओके। द adolescent population though regarded as youthful population having high potential, ठीक है, पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है, वो कल के दिन जाके देश को इन्हीं को चलाना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दे आर क्वाइट वनरेबल इफ़ नॉट गाइडेड एंड चैनलाइज प्रॉपरली, ठीक है। अगर इनको प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया गया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, इनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा वनरेबल होते हैं, ठीक है ना। इस एज में इनको एजुकेशन की काफ़ी अच्छी ज़रूरत होती है। इस एज में क्या है कि इनके लिए पर्टिकुलरली पॉलिसीज़ आनी चाहिए डेडिकेटेड, ठीक है, कि आप कैसे एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, स्किल जो डेवलपमेंट है इनके अंदर कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो एडोलेसेंस का मतलब समझ गए, 10 से 19 साल, ठीक है। 22% पॉपुलेशन 2001 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग नहीं है। मेल एडोलेसेंस 53%, फीमेल एडोलेसेंस 47% है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वनरेबल होते हैं, ये डेटा वगैरह है, लिखने के काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉलिसी है नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है, ये हमारी यूथ के लिए है, यानी कि एडोलेसेंस भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इस वन एग्जाम्पल which have been designed to look into overall development of large youth and adolescence population। जो हमारा large youth population है और जो adolescence population है ना, उनको देखते हुए हमारे पास एक नेशनल यूथ पॉलिसी है, किसके द्वारा बनाई गई है? गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। इतना समझिए, ठीक है, इतना याद रखना है इसको। ये नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में पूछ सकता है, इतना याद रखना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कब लॉन्च हुई थी? पूछ सकता है, 2003 में लॉन्च हुई थी, याद रखना है इसको। ये किस में स्ट्रेस करती है? दिस स्ट्रेस ऑन ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑन यूथ एंड एडोलेसेंस, ठीक है। जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है हमारा यूथ में या एडोलेसेंस में, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या करती है? आपकी हेल्प करती है, ठीक है ना। एंड इनेबलिंग देम टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। जो कंट्री का कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है उसमें इन लोग का प्रॉपर योगदान रहे, इस चीज़ का ध्यान ये रखती है, ओके। इसके बाद द थ्रस्ट ऑफ पॉलिसी इज़ यूथ एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड केयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
एबल लीडर, ठीक है, कि कैसे आप उनको एक एबल लीडर बना सकते हैं, अच्छा इंसान बना सकते हैं। इसमें ये जो पॉलिसी है ये क्या हमारी ट्रस्ट देती है। ओके, स्पेशल एम्फेसाइजेस वाज गिवन इन इम्प्रूविंग वुमेन्स एंड गर्ल्स चाइल्ड, ठीक है। स्पेशल एम्फेसाइजेस किस में देती है? आपकी गर्ल्स की एजुकेशन में, गर्ल्स को एम्पावर करने में, और गर्ल चाइल्ड की जो हमारी जो एजुकेशन वगैरह है या कैसे उनको एम्पावर कर सकते हैं उसमें क्या है काफ़ी अच्छा योगदान देती है क्या? नेशनल यूथ पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वाइडली वेरिएंट ओवर स्पेस एंड टाइम इन द कंट्री एंड ऑल्सो हाईलाइट वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जो ग्रोथ रेट होता है ना पॉपुलेशन का, वो बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि किस जगह पे, किस टाइम पे, मतलब किस तरीके से, कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी, कहाँ पे कम थी, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, ठीक है ना, उनके वजह से आने वाली सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है ना, जो हो सकती है वहाँ पे। तो ग्रोथ रेट जो हमारा होता है ना, हमें हर चीज़ बता देता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, ठीक है ना, कि कहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है मतलब वहाँ पे एजुकेशन क्या है, कम है, ठीक है ना, ये समझ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो मैरिजेस हैं, ठीक है, मैरिज की एज क्या है, वो काफ़ी कम होगी, ठीक है ना। ये समझ लो बात को कि एक डेटा हमें बहुत सारी चीज़ें बता देता है, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर डेटा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है हर एक चीज़ से रिलेटेड। ओके, इसके बाद है हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है भैया? पॉपुलेशन कंपोजिशन एक फील्ड है जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी को विद वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस। क्या एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे? एज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रीजनल, ठीक है ना, मार्शल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि हम जिस जिस चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं इस पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर, उस चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि किस एज की पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, किस धर्म के लोग कहाँ पर है। जितना भी आप डिवाइड कर सकते हो ना डेटा के अंदर, हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ चीज़ उससे निकालनी है, कोई निष्कर्ष निकालना है, कोई सॉल्यूशन निकालना है। भैया सॉल्यूशन तभी निकालोगे ना जब प्रॉब्लम पता होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ से मिलेगी आपको? प्रॉब्लम मिलेगी डेटा से। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर हम लोग डेटा निकालते हैं हर एक चीज़ का। ओके, जैसे हम रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, रिलीजन की बात करें, पैटर्न ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करें, कि ये सब इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। ओके, और पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर जो जो चीज़ें आती है उनको देख लेते हैं। पहला है आपका रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो भैया रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का, उनका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इंडिकेटर होता है क्या? सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिस बिकम इवन मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ कंट्री वेयर अबाउट 72% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेज, ठीक है। कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ की 72% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? विलेज में। कहाँ की 72% पॉपुलेशन विलेज में रह रही है? आपकी इंडिया की। अब डेटा थोड़ा चेंज हो चुका है लेकिन ये 2001 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 2001 में 72% पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती थी? विलेज में रहती थी। ओके ना, समझ गए इस चीज़ को कि पॉपुलेशन जो हमारा प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमें सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स उस जगह के बारे में बता देता है, ठीक है ना, कि जहाँ पे से क्या है कि आपका आउट माइग्रेशन क्या है? कम है, यानी कि वहाँ पे जॉब पहले से ही ज़्यादा है। जहाँ पे क्या है कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, रेसिडेंस जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस है उसके हिसाब से आपकी जनगणना में लोग कम आ रहे हैं। तो इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे कि वहाँ पे क्या है कि वहाँ से आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड या सोशल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। इतना समझ रहे हो कि ये कंपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन सा? रूरल अर्बन कंपोजिशन। इसके बाद आगे देखते हैं, इंडिया के पास 6,38,588 विलेज है 2001 के अकॉर्डिंग। कितने विलेजेस हमारे पास? 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से 5,93,731 यानी कि 93% आर इनहेबिटेड, जहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, प्रॉपरली क्या है? इनहेबिटेड है, ठीक है। इनहेबिटेड कितने हैं ये याद रखना, 5,93,731। ओके, एग्जैक्ट तो याद नहीं करना है लेकिन अराउंड 6 लाख याद कर लेना। 93% पॉपुलेशन क्या है हमारी? विलेजेस क्या है हमारे? इनहेबिटेड है। ओके, इसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑन द अदर हैंड हैव स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे क्या है कि जो रूरल पॉपुलेशन है बहुत कम है, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरीज में जॉब वगैरह ज़्यादा है, बहुत छोटा एरिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है आपका रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, एक्सेप्ट दादरा नगर हवेली में क्या है कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? रूरल पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ पे? दादरा नगर हवेली में। ओके, इतना समझ गए कि यूनियन टेरिटरी में क्या है हमारे पास? गांव की पॉपुलेशन कम है, शहर की ज़्यादा है, एक्सेप्ट दादरा नगर हवेली। ओके, इसके बाद साइज ऑफ विलेजेस ऑल्सो वेरीज कंसिडरेबली। इट इज़ लेस देन 200 पर्सन्स इन हिल स्टेशन। जब हम हिल स्टेशन की बात करते हैं, पहाड़ वगैरह की थोड़ी सी, तो वहाँ पे क्या है कि 200 पर्सन से कम लोग रहते हैं। 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 200 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। 200 पर्सन, ठीक है, पर स्क्वायर
किलोमीटर की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ये कहाँ पर है आपकी हिल एरियाज में, या हिल एरिया के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये भी हिल रीजन है वैसे मोस्टली, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान, यहाँ भी पॉपुलेशन कम है। रन ऑफ कच्छ, ये भी रेगिस्तान वाला इलाका है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है ना। और इसके मुकाबले पे हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है कहाँ पे, जैसे केरला हो गया, महाराष्ट्र की कुछ पार्ट, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 17,000% तक चली जाती है। समझ लो कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे खाली 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है, बट कुछ जगह ऐसी जहाँ पे 17,000% पर स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए, पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा है, हाँ भाई, ये खाली किसकी बात कर रहा है, केरला या महाराष्ट्र की कुछ पार्ट की बात कर रहा है। ओके ना, पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा है, इतना याद रखना, ठीक है। 17,000% इन स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद कॉन्ट्ररी टू रूरल पॉपुलेशन द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, 27.8%, ये आपका 27.8%, ये आपका 2001 का डेटा है। ओके, ठीक है, इन इंडिया इज़ क्वाइट लो, ठीक है। कॉन्ट्ररी टू रूरल पॉपुलेशन, जो हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या है, काफ़ी कम है, बट इसका जो ट्रेंड है ग्रोथ का वो काफ़ी तेज है, ठीक है। पहले हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन और कम थी, अब धीरे धीरे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या, अर्बन पॉपुलेशन। ओके, अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके कंपेरिजन में उनको अगर हम ध्यान में रखें तो अर्बन पॉपुलेशन क्या है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस indicates both development of urban areas in term of social economic condition and increased rate of urban rural migration। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर है जो अर्बन एरिया का काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो हमारा माइग्रेशन है गांव से शहर में, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा है कि गाँव से लोग क्या है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कहाँ, शहर में, ठीक है ना। ये इंडिकेटर है भैया, शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई कंपोजिशन में हम ये तो समझते हैं ना कि कहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहाँ की घट रही है, तो अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या कि रहने के लिए ज़्यादा अच्छी जगह है गाँव के मुकाबले आज के समय में। ओके, इतना समझ रहे हैं बात को, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन इज कॉन्स्पिशियस इन द केस ऑफ अर्बन एरियाज अलोंग द मेन रोड लिंक्स, ठीक है ना, रेल रोड, जैसे कि नॉर्थ इंडियन प्लेन हो गए, आपके इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए लाइक कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, ठीक है, मदुराई, कोयम्बतूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जलंधर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि रूरल अर्बन जो पॉपुलेशन है या माइग्रेशन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है कहाँ पे, जो आपके रोड के किनारे लोग आते हैं, ठीक है ना, रोड जो मेन रोड के किनारे जो होता है, ठीक है ना, या जो आपका प्लेन एरियाज़ है या जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, ठीक है ना, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है या जो प्लेन एरियाज़ है, जहाँ पर रेल वगैरह, रोड वगैरह है, वहाँ पर क्या है आपका उस जगह पे पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली रूरल अर्बन माइग्रेशंस, ठीक है, क्योंकि उस जगह में किसी न किसी तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। इन द एग्रीकल्चर स्टेगनेंट पार्ट ऑफ मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, तेलंगाना, नॉन इरीगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिल ट्राइबल एरिया of northeast along the flood plains of Peninsula India and along eastern part of मध्य प्रदेश, the degree of urbanization has remained low, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर जगहों से, जैसे हमारा गंगा प्लेन्स की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन है लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है ना, पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी कम है कहाँ पे, गंगा प्लेन में। लेकिन यहाँ पर हम गंगा प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा लोअर गंगा प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इस टर्म को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, मिडल और लोअर गंगा प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्ट गंगा प्लेन की बात करोगे ना, इसके किनारे पे जो लोग रहते हैं वो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, अगर मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स की बात करें, या तेलंगाना, या जहाँ पे नॉन इरीगेटेड पार्ट है वेस्टर्न राजस्थान का, जहाँ पे थोड़ा सा क्या है रेगिस्तान वगैरह है, थोड़ा क्या बहुत रेगिस्तान है, रिमोट हिल्स पहाड़ी वगैरह हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे फ्लड वगैरह बहुत आती है पेनिनसुला इंडिया में, वो एरिया हो गया। मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे क्या अर्बनाइजेशन कम है। तो रूरल अर्बन पॉपुलेशन में आप बता सकते हो ना, कुछ एरियाज पता होने चाहिए आपको एग्जाम्पल में लिखने के लिए। एग्जाम में आ जाएगा कि मिडिल और लोअर गंगा प्लेन में पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, आपकी अर्बनाइजेशन ज़्यादा है या वहाँ पे रूरल एरियाज़ ज़्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर रूरल एरियाज़ ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ, क्यों, क्योंकि आपने डेटा के अंदर पढ़ा है, आप इन्हीं को याद करना होता है, एक बार अच्छे से देखना होता है, फिर बार बार इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। MCQs में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और यही लगता है कि कहाँ से पूछ लिया, बट ये आता बुक के अंदर से ही है। ओके, इसके बाद है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, भाषा के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ अ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, अलग अलग तरीके की भाषाएं यहाँ बोली जाती है, ठीक है ना, कदम कदम पे भाषाएं बदल जाती है, वी नो दैट, ठीक है ना, बोली तो बदल जाती है, बोलने का अंदाज बदल जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू गैरिसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो गैरिसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किया था 1903 से लेकर 1928 तक का साल याद हो जाना चाहिए, ईजी है, एक बार पढ़ना है। 1903 से लेकर 1928 तक का क्या हुआ था आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, किसने किया था,
गैरिसन ने किया था। यहाँ पर लैंग्वेजेस कितनी है, 179 लैंग्वेजेस की बात करी गई है और 544 डायलैक्ट्स की बात करी गई है। ठीक है, 1903 से लेकर 1928 के बीच में जो लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था उसमें गैरिसन ने कहा था कि हमारी कंट्री में कितनी लैंग्वेजेस है, 179 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट कितने हैं, 544 डायलैक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए और लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इन मॉडर्न इंडिया देयर आर 18 शेड्यूल लैंग्वेज। आज के समय में हमारे पास शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है, 18 है। ठीक है, कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग, 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके ना, एंड द नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस 22, यहाँ पर है नहीं लेकिन 22 है। कितनी है नॉन शेड्यूल लैंग्वेज, 22 है। ओके, इसके बाद अमंग द शेड्यूल लैंग्वेज द स्पीकर ऑफ हिंदी हैव हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है, अगर हम शेड्यूल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हिंदी की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। कितनी है, 40.42। ओके, इसके बाद स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ कश्मीरी एंड संस्कृत। ठीक है, कश्मीरी की लैंग्वेज की बात करें, संस्कृत की बात करें तो इनके जो बोलने वाले हैं वो 0.01% से भी कम है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक रीजन्स ऑफ कंट्री डू नॉट रिमेन अ शार्प एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री rather than gradually merge and overlap in their respective border zone। ओके, कोई पर्टिकुलरली इनका कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है, बट क्या है कि जैसे जो कंट्री के जो हमारे स्टेट्स के जो बॉर्डर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर ये मर्ज कर जाती है। जैसे यहाँ पर कोई और बोली, यहाँ पर कोई और बोली, इस बीच में दोनों बोली बोली जाएगी। ठीक है ना, बट इसकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं कि आप ये कह सको कि इस लैंग्वेज, इस एरिया के अंदर यही लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, यहाँ पर इससे हम क्या समझते हैं कि भाषा क्या है, बहुत सारी है हमारी कंट्री के अंदर। ओके, तो इतना समझ गए। इसके बाद डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ये हमने लैंग्वेज के आधार पे हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है कंट्री को। ठीक है ना, ये थोड़ा विवादित है लेकिन ये है डेटा, ये बात देखना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली CUET में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, तो इसलिए एक बार देख लेना है इसको। ओके, और इसको देखना कैसे है वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर है ऑस्ट्रिक निषाद। ठीक है, तो ऑस्ट्रिक से हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ठीक है ना, ऑस्ट्रिक निषाद यहाँ पे 2 कैटेगरीज है इसकी सब फैमिली में, ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रो नेशियंस। ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंदर कौन सी ब्रांच आती है, एक आती है ठीक है मोन खमर, एक होती है मुंडा। मोन खमर का है मेघालय और निकोबार आइलैंड में। ऐसे याद करना है कि मोन खमर इज वेयर, मेघालय एंड निकोबार आइलैंड। बार बार बोल के याद करना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा। मुंडा कहाँ रहती है, मुंडा ट्राइब रहती है आपकी वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फ्रॉम द अमंग स्टेट्स विच स्टेट्स नॉट हैविंग द मुंडा ट्राइब। ठीक है, इनमें से कौन से स्टेट में मुंडा ट्राइब नहीं है। 4 स्टेट दे देंगे, 3 इसके अंदर से, एक अलग से, तो आपको वो जो अलग वाला होगा वो आपको चूज़ करना होगा। ऐसे क्वेश्चन MCQs में कभी कभार बनते हैं। ठीक है, इसलिए एक बार देख लेना अच्छे से। इसके बाद एस्ट्रोनेशियंस। ऑस्ट्रोनेशियंस कौन हुए, जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उनको बोलते हैं। ओके, द्रविडियन, द्रविडियन यानी कि साउथ की लैंग्वेजेस। ठीक है, साउथ द्रविडियन, साउथ द्रविडियन में कौन आ गया, तमिलनाडु आ गया, कर्नाटका, केरला आ गया। ओके, इसके बाद है सेंट्रल द्रविडियन। ठीक है, देखो याद रखना, आंध्र प्रदेश आपका साउथ द्रविडियन में नहीं आता है, सेंट्रल द्रविडियन में आता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र किस में आ गए, सेंट्रल द्रविडियन। फिर है आपका नॉर्थ द्रविडियन। नॉर्थ द्रविडियन में कौन आ गए, बिहार में होती है ये लैंग्वेज, उड़ीसा में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, मध्य प्रदेश में होती है क्या, नॉर्थ द्रविडियन। इसके बाद है सीनो तिब्बतिन, जो तिब्बतिन एरिया है, ठीक है ना, जैसे तिब्बतन म्यांमारी। ठीक है ना, ये कहाँ है आपके, तिब्बतन हिमालय में, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। फिर है नॉर्थ असम। नॉर्थ असम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है आपको। ठीक है ना, और इसके बाद एक दूसरी फैमिली है इसकी सीनो तिब्बतन की, वो है साइमनीज चाइनीज़। ठीक है, ये कहाँ मिलती है आपको, एशिया, आसाम और म्यांमार में। ठीक है ना, जैसे कि आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसकी ब्रांच क्या थी, आसाम म्यांमारी। ओके, इसके बाद आपका इंडो यूरोपियन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप लार्जेस्ट है। ठीक है, कौन सा लार्जेस्ट है, इंडो यूरोपियन आर्यन ग्रुप, 73% है यहाँ की। ठीक है, इसके अंदर की जो मेन लैंग्वेज है कौन सी है, ईरानियन। ईरानियन लैंग्वेज कहाँ की है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की है। ठीक है ना, खाली इतना पढ़ लेना एक बार काफ़ी है। डार्डिक लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर। फिर बाद में इंडियन आर्यन कहाँ का बोली जाएगी, जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल प्रदेश, यूपी, ठीक है ना, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा, MP, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। यहाँ कौन सी लैंग्वेज है आपकी, इंडो यूरोपियंस। ठीक है, और इंडो यूरोपियन का शेयर कितना है, सबसे ज़्यादा है, याद रखना 73%। अब जितना देख सकते हो उतना देखो। ठीक है, एक तो इंडो यूरोपियन आपकी थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगी, जिसमें इंडो आर्यन, ये तो याद कर ही लेना। ठीक है ना, इतना कर पाओगे तो। इसके बाद द्रविडियन देख लेना, द्रविडियन का परसेंटेज देख लेना कितना है, 20% है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज यही है। इसमें साउथ द्रविडियन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये देख लेना, और सेंट्रल द्रविडियन देख लेना। ठीक है ना, बाकी देखो ना देखो, इतना देख लेना। इसके अलावा ऑस्ट्रिक निषाद की परसेंटेज और मुंडा ट्राइब कहाँ का रहती है ये देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, इतना देख लोगे तो काम बन जाएगा, बट एक बार देखना हो सारे, मतलब इतना तो याद कर ही लेना आप। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट तरीके का कंपोजिशन है वो है आपका रिलीजियस कंपोजिशन। ओके, तो रिलीजियस कंपोजिशन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियन। ठीक है ना, जो आपका रिलीजियस कंपोजिशन होता है आपका, ये एक बहुत डोमिनेंट फोर्स होता है आपका, ये आपको डिफाइन करता है कल्चर या पॉलिटिकल लाइफ को इंडिया की। इसके बाद स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन कम्युनिटीज़ इन इंडिया in the country shows that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर रिलीजन काफ़ी ज़्यादा है, while the same may be very negligible in the other state। हो सकता है कि बाकी स्टेट में वाली पॉपुलेशन क्या हो, एकदम नेग्लिजिबल हो, यानी कि वो दिखे ही ना देखने को, और किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर रिलीजन की। यानी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर रिलीजन काफ़ी ज़्यादा है, धर्म ज़्यादा है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो धर्म है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट। हिंदूज क्या है कि एक मेजर ग्रुप है, मोस्टली इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 70 to 90% हिंदू पॉपुलेशन रहती है। ओके, इसके बाद एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स अलॉन्ग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। अगर हम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें या इंडो पाक बॉर्डर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेट्स हैं उनकी बात करें, एंड इन द स्केटर्ड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, थोड़े बहुत पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू और गंगा प्लेन्स की बात करें, तो इनके अलावा बाकी जगहों पे क्या है कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, 70 to 90% है ही है। ठीक है, कहाँ पे नहीं है ये भी याद रखना। ठीक है ना, इंडो बांग्लादेश, इंडो पाक, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो हमारा है, बांग्लादेश के साथ है, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ठीक है, और जो डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट है, गंगा प्लेन्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ओके, बाकी जगह ज़्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम्स द लार्जेस्ट रिलीजन माइनॉरिटी, सबसे जो माइनॉरिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है, आर कंसनट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कंसनट्रेटेड है। ठीक है, सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है वेस्ट बंगाल की, केरला में, यहाँ भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है आपकी किसकी, मुस्लिम्स की। ठीक है ना, इसके बाद मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे मुस्लिम बहुत रहते हैं। ठीक है, इन एंड अराउंड दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के कुछ जगहों पे और लक्षद्वीप में क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम्स की देखने को मिलती है। ठीक है, दे फॉर्म मेजोरिटी इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। ठीक है, मेजोरिटी में कहाँ पर रहते हैं, कश्मीर में और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में और कश्मीर में इन लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन द रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। जो हमारी गांव की पॉपुलेशन होती है वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे जो कन्वर्जन का रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है, क्योंकि ठीक है, द मेन कंसनट्रेशन इज़ ऑब्जर्व अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गोवा। ठीक है, जो गोवा का वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे केरला हो गया। ठीक है ना, एंड ऑल्सो इन द हिल ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया और हिल ऑफ मणिपुर। यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, इतने समझ गए रिलीजन कंपोजिशन के अंदर। अब इसके आगे का डेटा देखते हैं रिलीजन का। ओके, इसके बाद है सिख। सिख कहाँ रहते हैं आपके, ये बहुत कम जगहों पे रहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं आपके, और स्मॉलर एरियाज़ में रहते हैं। पर्टिकुलरली जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे सिख पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा जैन और बुद्ध, ये जैन और बुद्ध क्या है, हमारी कंट्री के अंदर बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, कुछ सेलेक्टिव एरियाज ही हैं। जो जैन्स हैं ये मेजरली कंसनट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो शहर है वहाँ पे आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, गुजरात के, महाराष्ट्र के। ठीक है, वाइल बुद्धिस्ट आर कंसनट्रेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र। बुद्धिस्ट का हम देखने को मिलते हैं, हमें मोस्टली महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। ठीक, बुद्धिस्ट के जो अदर एरियाज़ हैं आपके वो है सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपके बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे। ओके, इसके अलावा क्या है, इतना समझ गए तो एक और हमारे पास है रिलीजन जिसको हम बोलते हैं ज़ोरोस्ट्रियंस। ठीक है ना, या ट्राइबल या मतलब कुछ और जो हमारे फेथ और बिलीफ्स हो सकते हैं, ये भी हमारे पास है कंट्री के अंदर। बहुत सारे रिलीजन्स हैं, मल्टीपल डाइवर्सिटीज़ है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं देखने को मिल जाएंगे, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है इनका। ठीक है, तो याद रखना है कि ज़ोरोस्ट्रियंस का एरिया कहाँ पर है, तो इनका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है। ओके, इसके बाद क्या है, पॉपुलेशन शेयर गिवन है यहाँ पे। हिंदू का पॉपुलेशन कितना है कंट्री वाइज, 80.5 है। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम का कंसंट्रेशन कितना है, 13.5 है। क्रिश्चियन का कंसंट्रेशन कितना है परसेंटेज वाइज, 2.3 है। ठीक है ना, सिख का कितना है, 1.9 है। बुद्धिस्ट का कितना है, 0.9 है। जैन का कितना है, 0.4 है। अदर 0.6। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो एक क्रम याद रखना है यहाँ पे, और इतना याद रखना कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, जैन और अदर। तो अदर पहले आएगा, ठीक है ना, अदर बड़ा होगा जैन से। यहाँ पर देख लो भाई, अदर पॉपुलेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जैन। आपको ये डेटा याद करना है, 2001 का डेटा है। ठीक है, कब का है, 2001 का डेटा है। हो सके तो 2011 का डेटा भी देख लेना, ठीक है ना, बट 2001 के डेटा के अकॉर्डिंग ये आपको याद करना है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करना। ठीक है, क्रमबद्ध, ये क्रमबद्ध वहाँ पे पूछते हैं, वहाँ पे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो हिंदूज फर्स्ट, मुस्लिम सेकंड, क्रिश्चियन थर्ड, सिख फोर्थ, बुद्धिस्ट आपका फिफ्थ हो जाएंगे, जैन आपका सेवन्थ होंगे, अदर आपके सिक्स होंगे।
ओके, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। तो भैया कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कि वर्किंग पॉपुलेशन को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर। तो पहला है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपका मेन वर्कर, दूसरा है मार्जिनल वर्कर और तीसरा है नॉन वर्कर। ओके, मेन वर्कर, मार्जिनल और नॉन वर्कर, याद रखना। इसके बाद प्रपोर्शन ऑफ वर्कर बोथ मेन एंड मार्जिनल इज ओनली 39% 2001 के अकॉर्डिंग। अगर हम मेन और मार्जिनल वर्कर्स को मिला देंगे तो 39% ही है। इसका मतलब हमारी कंट्री की 61 पॉपुलेशन क्या है, नॉन वर्कर्स है, ठीक है। यानी कि काम करने वाले लोग हमारे देश में कितने हैं, 39% के आसपास ही हैं। ओके, इतना समझ गए। ओके, इसके बाद दिस इंडिकेट एन इकोनॉमिक स्टेटस इन विच देयर आर लार्जर पोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब भैया कहीं पे अगर सपोज करो कि 50% क्या है पॉपुलेशन कमाने वाली है और 50% क्या है आपकी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या है, कम है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन कमा रही है। वहीं पर दूसरे स्टेट में 20% ही कमा रही है और 80% क्या है, नहीं कमा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इससे हम ये समझते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि कमाने वाली खाली 20 है। ओके, इतना समझ गए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस डेटा में, ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सो अ मॉडरेट वेरिएशन फ्रॉम 25% इन गोवा टू 53% इन मिजोरम। ओके, जो आपका प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का गोवा में कितना है, 25%। ओके ना, गोवा में कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है, 25, और मिजोरम में वहीं पर ही कितनी है, 53% है क्या, वर्किंग पॉपुलेशन। डेटा याद रखना, ठीक है। पूछेगा कि मिजोरम में ज़्यादा है या गोवा में, तो कहाँ ज़्यादा है, डेटा के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। ओके, इसके बाद स्टेट विद लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर हिमाचल प्रदेश। भैया हिमाचल प्रदेश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है, सिक्किम में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश पे ज़्यादा है, कर्नाटका में ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है ना, और फिर नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। यहाँ पर क्या है आपका जो परसेंटेज है वर्कर्स का यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, इसके बाद क्या है, यूनियन टेरिटरीज दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ में आपकी दादरा नागर हवेली और दमन का क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, पार्टिसिपेशन है, ठीक है, किसमें, वर्किंग में, ठीक है। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सो अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी आप लोग जानते हो जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग वगैरह, इसमें जो है वर्कर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर फील्ड्स, जैसे सेकेंडरी हो गया, टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, सर्विस सेक्टर में यहाँ पे लोग क्या कम है प्राइमरी के मुकाबले, ठीक है। बट धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे लोग प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हो रहे हैं, किसमें, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह वगैरह, क्वॉटरनरी वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अबाउट 58.2% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन और कल्टीवेटर। देखो भैया कल्टीवेशन क्या होता है, राम भरोसे काम होता है, बारिश हो रही है अच्छा हो गया, नहीं हो रही है बेकार हो गया, ठीक है। और इसमें जॉब की भी पूरी गारंटी नहीं होती, साल भर जॉब नहीं होती, खाली कुछ वक्त ही होती है। तो इसके जो वर्कर्स है ना उसको हम मिसगाइड वर्कर भी बोलते हैं। ओके, तो इनका प्रपोर्शन कितना है, 58.2% इनका क्या है, प्रपोर्शन है परसेंटेज वाइज, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लेबर। इसके बाद 4.2 वर्कर्स आर इंगेज इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री। हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स हैं आपके इंगेज, 4.2। बेटा ये डेटा को याद रखना है आपको, ठीक है। 4.2% वर्कर्स किस में है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में। ओके, इसके बाद 37.6% आर अदर वर्कर इंक्लूडिंग नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कितने वर्कर्स हैं आपके, 37.6%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्कर किस में है, प्राइमरी एक्टिविटी में, उसके बाद नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री में, उसके बाद 4.2 वर्कर्स किस में इंगेज्ड है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में इंगेज्ड है। ओके, होप कितने समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर इन ऑल द 3 सेक्टर। तीनों के तीनों सेक्टर्स में, ठीक है ना, मेल वर्कर्स क्या ज़्यादा हैं, ठीक है ना। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब बाकी सेक्टर के मुकाबले। दो इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन सम इम्प्रूवमेंट इन वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है ना। पिछले कुछ समय में सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर वुमेन का जो इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहले के मुकाबले। ओके, इसके बाद प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैव सोन अ डिक्लाइन। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है हमें फ्यू डिकेड में, जैसे 66.85% हमारे 1991 में हुआ करते थे, जो घट के कितने हो गए 58.2 2001 में। और आज की बात करूँ तो मैं मेरे ख्याल से अराउंड 54% ही आपके एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। ओके, बाकी क्या है शिफ्ट हो गए हैं।
इसके बाद स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर लेबर आज भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट। याद रखना ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं आपके एग्रीकल्चर लेबर्स। ओके, इसके बाद हाईली अर्बनाइज्ड एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है ना, पौंडुचेरी, यहाँ पे क्या है आपके जो आपकी वर्किंग एज है पॉपुलेशन की सर्विस सेक्टर के अंदर वो ज़्यादा है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि शहर के एरियाज हो गए, इस वजह से क्या यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है लोग। ओके, दिस इंडिकेट नॉट ओनली अवेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फार्मिंग लैंड, ठीक है ना, बट ऑल्सो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायरिंग मोर वर्कर्स इन नॉन फार्म सेक्टर्स, ठीक है। अब देखो भाई, लोग जो एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं ना, उसका रीज़न खाली लिमिटेड फार्मिंग लैंड नहीं है, ठीक है, इसके अलावा एक और रीज़न है क्या कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लोगों की ज़रूरत है काम करने वाले, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो काम है एग्रीकल्चर फील्ड से शिफ्ट होकर कहाँ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आ जा रहे हैं। ओके, होप कितने समझ गए हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपके एनसीईआरटी के अंदर से पहले आपका स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन। तो भैया स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन क्या कहती है कि वर्कर के बारे में, कि जो मेन वर्कर है वो एक पर्सन है हु वर्क फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, ठीक है। मेन वर्कर कौन होगा भैया, जो आपका 183 डेज क्या करेगा, साल में कम से कम काम करेगा ही करेगा। ओके, इसके बाद मार्जिनल वर्कर्स कौन होते हैं, मार्जिनल वर्कर्स वो होते हैं जो 183 डेज से कम काम करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस खाली 183 डेज का है। याद रखना, मेन वर्कर हैं तो 183 डेज से ज़्यादा काम करेंगे, मार्जिनल वर्कर्स है तो 183 डेज से कम काम करेंगे। ओके, ऑक्यूपेशन कैटेगरी कितनी है हमारी 2001 के अकॉर्डिंग, 4 तरीके की है, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, हाउस होल्ड वर्कर और अदर वर्कर्स, ठीक है, 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग। याद रखना, इसके बाद किस में लोगों का शेयर ज़्यादा है, प्राइमरी में ज़्यादा है, फिर टर्शरी में ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर में, फिर सेकेंडरी में है। ट्रेंड याद रखना कि सेकेंडरी में ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, पहले किस में है, प्राइमरी में, फिर किस में है, टर्शरी में, फिर किस में है, सेकेंडरी में। ओके, इतना डेटा तो आप देख ही लेना, ठीक है, ये नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा देख लेना बस एक बार, बट याद नहीं करना है इसको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस इज 1028 मिलियन, ठीक है ना, फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। हाईएस्ट डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखो भैया 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की है, ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल ही हो जाएगा इसमें, हाईएस्ट डेंसिटी की बात कर रहा है। ओके, इन सब में तो वेस्ट बंगाल ही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, प्रपोर्शन की बात कर रहा है, ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है। हाईएस्ट प्रपोर्शन का है तमिलनाडु में है। ओके, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा है इंडिया का, भी देखा था हमने, इंडो आर्यन। कौन सा है, इंडो आर्यन। ओके, इसके बाद है वेरी हॉट एंड ड्राई एंड वेरी कोल्ड एंड वेट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती है या बहुत ज़्यादा ड्राई जगह होती है या बहुत ज़्यादा कोल्ड या वेट रीजन्स होते हैं इंडिया के, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है ना। इन द लाइट एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। सिंपली अज्यूम करो इंडिया के मैप को, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना आपके, ठीक है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है ना कि ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्लाइमेट क्या है, थोड़ा सा हार्श होता है, ठीक है, टफ होता है, वहाँ रहना ईजी नहीं होता है, उसकी वजह से पॉपुलेशन क्या है वहाँ की कम है, डेंसिटी क्या है कम है। बट वहाँ पर गोवा वगैरह की बात करो, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ की बात करो या यूपी वगैरह प्लेन वगैरह की बात करो, ठीक है, जहाँ पे आपकी धूप अच्छी पड़ती है, बारिश अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। यही क्या है क्लाइमेट का एक अफेक्ट है जो आप बता सकते हो। इसके बाद विच स्टेट हैव लार्ज रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, गिव वन रीजन फॉर सच लार्ज रूरल पॉपुलेशन। भैया वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज, ठीक है। कहाँ पे है आपकी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्या है आपकी लार्ज पॉपुलेशन है रूरल परसेंटेज वाइज है, ठीक है ना। वैसे बाकी अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें पॉपुलेशन वाइज तो वो आपकी हिमाचल प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश हो जाएगी, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में क्या है आपकी रूरल पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे रीजंस क्या है ना कि यहाँ पे खेती के लिए ज़मीन अच्छी है, ठीक है ना, खेती के लिए ज़मीन अच्छी है, एग्रीकल्चर से लोग मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है ना, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट की जो मतलब गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्कर्स को जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको जो सपोर्ट किया है वो एक मेन रीजन है आपका यहाँ पे लार्ज रूरल पॉपुलेशन होने का, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की बात स्पेशली करेंगे हम लोग, तो रूरल पॉपुलेशन होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो रीजन अंडर डेवलप्ड है, वो रीजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है ना। जबकि वहाँ पे क्या है रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी रूरल इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से रन कर पा रही है गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से। इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद वाई डू सम स्टेट ऑफ इंडिया हैव हायर रेट ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन देन अदर। कुछ स्टेट्स में वर्क पार्टिसिपेशन अच्छा क्यों होता है भैया? कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्री अच्छी है इस वजह से। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छी है। गुजरात की बात करें, ठीक है ना, गुजरात की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज अच्छी है यहाँ पे। सदर्न स्टेट की बात करते हैं, कोस्टल एरियाज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह अच्छी है यहाँ पे, जॉब वगैरह है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका वर्क पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। वर्क पार्टिसिपेशन भाई तभी तो होगा ना जब जॉब अवेलेबिलिटी होगी। जब जॉब भी नहीं है तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन कैसे हो जाएगा? ओके, ये बात है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ लार्ज शेयर ऑफ इंडियन वर्कर्स, एक्सप्लेन। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले जो सेक्टर आया था ना दुनिया में वो आपका एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। इसके बाद सेक्टर्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया आपका? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे वहाँ कम है, ठीक है ना। टर्शरी क्या है? ये भी थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। मतलब अब धीरे धीरे करके इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। बट आप खुद सोचो ना कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर में लोग क्यों हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर में जॉब ज़्यादा है ना बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। बाकियों में जॉब नहीं है उतनी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बाकी सेक्टर्स में जॉब बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ भी लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट नेचुरली एग्रीकल्चर क्या है, इंसानों ने सबसे पहले जब सिविलाइजेशन बनानी शुरू करी तो एग्रीकल्चर ही पहला काम था जो वो कर सकते थे, तो उन्होंने वही किया। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस में इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, ठीक है। और वैसे भी जो इंडिया के पास हमारी जो ज़मीन वगैरह है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सूटेबल है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर कंट्री बोलते हैं हम लोग, तो इस वजह से एग्रीकल्चर के अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ओके, इसके बाद डिटेल में आंसर देना है। डिस्कस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पीछे पूरा डिस्कस किया हुआ है, पैराग्राफ वगैरह, तो वहाँ से देख लेना, पूरा आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर पूरा डिस्कशन है, कुछ भी बाहर से नहीं आया है। इसके बाद गिवन अकाउंट ऑफ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, वो भी अभी देख के आए कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का। प्राइमरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन है, टर्शरी में कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है, ठीक है ना, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कितने हैं, ठीक है ना। सब देखा है हमने अभी पूरा का पूरा, तो सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, so hope you like the video. So if you like the video, please subscribe the channel and share it with others. Okay, thank you.